हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोवाटिका। मेरा नाम है प्रियांक शुक्ला और आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा वेटेज रखता है। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एक क्विज के फॉर्म में रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, फिर उसके ऑप्शंस आएंगे। सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए आपको 5 सेकेंड्स मिलेंगे। आप अपने आंसर्स को एक जगह नोट डाउन करते रहिए ताकि वीडियो के अंत में आप एनालाइज कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। सो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक जब वेस्ट हो जाता है, जब हमारे किसी काम का नहीं रहता है, तो उसका क्या किया जाता है? ऑप्शंस आर: it is a biodegradable material, so it eventually disintegrates. Next, it never fully goes away, it just breaks into little pieces. Next, there is no such thing as plastic waste, all plastic is recycled. It is dumped in the ocean for fish to eat. Your time starts now. And the correct answer is it never fully goes away, it just breaks into little pieces. जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता रहता है, उसका जो साइज होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो प्लास्टिक्स एट SEA सी एजुकेशन एसोसिएशन, जब ये टीम एक प्लास्टिक पॉल्यूशन की स्टडी कर रही थी, तो जब उन्होंने एक ओशन का एक सैंपल लिया तो उसमें उनको 66,000 से भी ज़्यादा प्लास्टिक के पीसेस मिले और 95% जो प्लास्टिक के पीसेस थे वो कुछ मिलीमीटर्स के साइज के थे, मतलब कि बहुत ही स्मॉल पीसेस मिले। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज प्लास्टिक डेंजरस फॉर मरीन लाइफ? द ऑप्शंस आर: दे मिस्टेक इट फॉर फूड एंड कैन नॉट डाइजेस्ट इट, दे कैन गेट टैंगल्ड इन इट विच हिंडर्स देयर एबिलिटी टू स्विम। टैंगल्ड मतलब उसमें फंस जाना, उलझ जाना। बोथ A and B, या फिर इट इज़ नॉट डेंजरस बिकॉज दे यूज प्लास्टिक वेस्ट फॉर हैबिटेट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ A and B. प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, ओशन के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। तो जो भी बड़ी मछलियां हैं या टर्टल्स हैं वो, उनको लगता है कि वो जेली फिश है, क्योंकि जेली फिश और प्लास्टिक बैग रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। तो अभी एक हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसमें 408 लेदर बैग सी टर्टल्स की जान गई थी। तो जब उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आई तो उसमें 1/3 लगभग जो केसेस थे उसमें प्लास्टिक पाया गया टर्टल्स के अंदर, यानी कि प्लास्टिक की वजह से उनकी मौत हुई थी। तो और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं या फिश नेट्स होते हैं या जो प्लास्टिक की रोप्स होती हैं जिसको हम डंप कर देते हैं कई बार ओशन में, तो उसमें वो फंस जाते हैं और वो स्विम नहीं कर पाते हैं। तो कई बार वो उनकी मौत हो जाती है उसी वजह से, और वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उनको लगता है कि वो खाना है, प्लास्टिक जो है उनको लगता है कि वो उनका फूड है उनका, उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो ये थोड़ी बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है अभी, तो इसे हमें कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड अप? वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड अप? द ऑप्शंस आर ओशंस, बर्न फॉर एनर्जी, लैंडफिल्स और recycled. Your time starts now. And the correct answer is oceans. जी हाँ, हमारा जो मेजर प्लास्टिक वेस्ट है वो हम डंप करते हैं ओशन में। ओशन में जो हम प्लास्टिक डंप कर रहे हैं, तो जैसा हमने बताया था कि जो प्लास्टिक है वो, उसको बहुत टाइम लगता है, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है। मतलब कि अगर कोई बड़ा प्लास्टिक का पीस है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होता जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में।
तो अभी जो हमारा ओशन है, जो पूरा ओशन है, उसमें 5 सब ट्रॉपिकल गायर्स होते हैं। गायर्स क्या होते हैं? गायर्स होते हैं हमारे सर्कुलेटिंग ओशन करंट्स। ये देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5, हमारे ओशन में 5 सब ट्रॉपिकल गायर्स हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? ये एक ओशन करंट है जो सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्लास्टिक आता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता रहता है ओवर द टाइम, और ये जो ओशन करंट्स हैं इसको ये यहाँ पे घुमाते रहते हैं, क्योंकि ये ओशन करंट्स हैं, सर्कुलेटिंग ओशन करंट्स हैं। तो जो भी प्लास्टिक है वो एक प्लास्टिक सूप की तरह दिखता है, बहुत बड़ा प्लास्टिक सूप। The next question is, how many million tons of plastic are dumped in our oceans every year? And the options are 1 million tons, 8 million tons, 20 million tons, or 50 million tons. And the time starts now. And the correct answer is 8 million tons. एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के अनुसार कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक हम डंप कर रहे हैं हर साल अपने ओशन में। अगर आप इसको तुलना करना चाहें तो एक गार्बेज ट्रक प्लास्टिक हम डंप कर रहे हैं प्रति मिनट। हर मिनट हम एक प्लास्टिक का कचरा एक ट्रक के बराबर प्लास्टिक कचरा हम डंप कर रहे हैं ओशन में। और अगर यही रेट चलता रहा आगे, यही अगर कुछ उसमें एक ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो 2030 में यही रेट 2 गार्बेज ट्रक के बराबर हो जाएगा, और 2050 में हम 4 गार्बेज ट्रक्स पर मिनट डंप करते रहेंगे ओशन में। तो इसके लिए हमारे कंट्रीज़ को, या जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनको कुछ करना चाहिए, साथ मिलकर आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है एक ट्रू और फॉल्स है। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। There are many alternatives to single-use plastic products. Option are true or false. The time starts now. And the right answer is true. बिल्कुल, ये आप सभी को पता है कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे साथ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक के बैग्स जनरली बहुत ही चीप होते हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी हैं। हालांकि अभी बहुत से स्टेट्स में गवर्नमेंट ने बैन भी कराया था, बट अभी भी वो बहुत प्रचलन में है। तो जिसमें आप देख सकते हैं ये कुछ टिप्स दी गई हैं। आप में से सभी लोगों को पता है कि हम अपना शॉपिंग बैग कैरी कर सकते हैं, क्लॉथ का बैग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ प्लास्टिक यूज़ करना है, प्लास्टिक की बोतल, वहाँ पे हम स्टील की बोतल यूज़ कर सकते हैं। हम रीयूज़ कर सकते हैं, जो प्लास्टिक है उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनको एक ही बार यूज़ करके फेंकना नहीं है हमें। तो बिल्कुल ऑब्वियसली है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे कि क्लॉथ, कपड़ा, पेपर हम यूज़ कर सकते हैं, जूट यूज़ कर सकते हैं, वुड, स्टील। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उससे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट बताना है हमें कि ट्रू है या फॉल्स है। देयर आर 51 ट्रिलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स इन द ओशन टुडे, 500 times more than the numbers of stars in our galaxy. Options are true or false. So your time starts now. And the correct answer is true. जैसा कि हमने बताया कि 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक हम डंप कर रहे हैं एवरी ईयर अपने ओशन में। तो और हमने ये भी पहले बीच में पढ़ा था कि जो हमारा प्लास्टिक होता है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता रहता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर वो और छोटे पार्टिकल्स में होता है। अगर ये मीटर्स में कोई प्लास्टिक डालते हैं हम, तो पहले वो सेंटीमीटर्स में आता है, फिर मिलीमीटर्स में आता है, ऐसे करते करते हो जाता है वो और फाइन पार्टिकल्स में टूटता रहता है। तो माइक्रोप्लास्टिक होता क्या एक्चुअली? माइक्रोप्लास्टिक्स आर नॉट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लास्टिक, बट ये क्या होता है, फ्रैगमेंट्स, प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स होते हैं जो 5 मिलीमीटर की लेंथ से कम होते हैं। तो यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है,
उनकी एक ये डेफिनेशन है कि लेस देन 5 मिलीमीटर लेंथ के जो भी प्लास्टिक होगा उसे हम माइक्रो प्लास्टिक्स बोलेंगे। तो हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में ये भी देखा था कि माइक्रो प्लास्टिक्स का एक प्लास्टिक सूप बनता जा रहा है हमारे ओशन में, जिसको क्लीन कर पाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय व्हाट ईयर डू साइंटिस्ट प्रिडिक्ट प्लास्टिक विल आउटवे फिश इन द ओशन पाउंड फॉर पाउंड? इसमें आपको ये बताना है कि वो कौन सा ईयर है जब जो प्लास्टिक का कचरा है वो कितना प्लास्टिक है और जो फिश हैं उसके बारे में कंपैरिजन करना है कि कौन सा ईयर होगा जब जितना फिश का हमारा वेट है उससे ज़्यादा प्लास्टिक का वेट हो जाएगा हमारे ओशन में। तो ऑप्शंस आर 2025, 2030, 2040 और 2050। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज 2050। एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के अनुसार अभी एट प्रेजेंट हमारे ओशन में 150 मिलियन टन्स का कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट। 150 मिलियन टन्स हम प्लास्टिक वेस्ट ओशन में डंप कर चुके हैं। अभी के अनुसार एवरी 3 टन्स ऑफ फिश पे हमारा 1 टन प्लास्टिक अभी मौजूद है हमारे ओशन में। अगर अभी आप देखें कि 3 टन फिश पे 1 टन प्लास्टिक है हमारा, और बाई 2050 हर 1 टन फिश पे हमारे पास 1 टन प्लास्टिक वेस्ट हो जाएगा अगर हम यही ट्रेंड फॉलो करते रहे तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो हमारी फिशेज़ हैं या जो मरीन लाइफ है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि मरीन लाइफ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स कंटेन्स द टॉप 5 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू द वर्ल्ड्स प्लास्टिक पॉल्यूशन प्रॉब्लम? ऐसी कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं? रशिया, फ्रांस, यूएसए, वियतनाम एंड इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन इज इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएसए, चाइना और फ्रांस। थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस। नेक्स्ट यूएसए, चाइना, इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer is third one, Thailand, China, Indonesia, Vietnam and Philippines. तो एलन मैकआर्थर फाउंडेशन के अनुसार, जैसा हमने देखा था पहले भी, कि 8 मिलियन टन्स हम डंप कर रहे हैं एवरी ईयर अपने ओशन में। हमारे ओशन में हम एवरी ईयर 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डंप कर रहे हैं। अगर इसको आप समझना चाहें, तुलना करना चाहें, तो हम एक गार्बेज ट्रक हम 2030 में डंप करते हैं पर मिनट। एक गार्बेज ट्रक हम डंप करते हैं पर मिनट। और अगर कुछ नहीं किया गया, ठोस कदम नहीं उठाए गए, किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरी कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड को एक साथ आना होगा। अगर कोई ठोस कदम नहीं लिए गए प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, तो यही जो रेट है वो हो जाएगा 4 ट्रक्स पर मिनट हम डंप करते रहेंगे प्लास्टिक वेस्ट अपने ओशन में बाई 2050। तो इस पर अभी तो फ़िलहाल काफ़ी काम हो भी रहा है, देखते हैं कितना इफ़ेक्टिव होता है। ऑन पेपर तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव नॉट मेड नेशनल प्लास्टिक बैग रेगुलेशन? अभी तक किस कंट्री ने प्लास्टिक बैग का कोई रेगुलेशन नहीं बनाया है? ऑप्शंस आर इंडिया, यूएसए, चाइना और केन्या। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज यूएसए। जी हाँ, सरप्राइजिंगली यूएसए ने अभी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है, कुछ ऐसा
रेगुलेशंस नहीं दिया है जिसमें कि प्लास्टिक को बैन किया जाए। हालांकि वहाँ के कुछ स्टेट्स हैं जैसे हवाई है, कैलिफोर्निया है, इन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है। ओके, और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे वो प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने के लिए वो प्लास्टिक बैग फ़ी ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द ओशंस। ओशन कितने परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शंस आर 10%, 40%, 50% और 70%। Your time starts now. And the correct answer is 40%। जी हाँ, बिल्कुल ये सरप्राइजिंगली है और इंटरेस्टिंग भी है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है, उसमें से 40% कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ओशन एब्जॉर्ब करता है। ओके, और ये कैसे एब्जॉर्ब करता है? थ्रू वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, मरीन प्लांट्स जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ओके, तो अभी जैसा कि हमने पता भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करता है वाटर से, वाटर तो ओशन में अबंडेंट है, तो उससे एक एसिड फॉर्म होता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। उससे एसिड बनता है H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता रहेगा वो, तो वहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन भी होगा। ओशन एसिडिफिकेशन से वहाँ का जो इकोसिस्टम है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। बहुत से ऐसे मरीन एनिमल्स हैं जिनमें शेल्स होते हैं, शेल्स, कैल्शियम सेल्स। तो अगर एसिडिफिकेशन होने लगेगा तो ये सेल्स डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, तो ये उनकी लाइफ पे डेंजरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एवरेज हाउ लॉन्ग इज अ प्लास्टिक बैग यूज्ड बाय अ पर्सन बिफोर बीइंग थ्रोन अवे। आप ये चीज़ अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि आप कितनी जल्दी किसी प्लास्टिक को यूज़ करके उसे फेंक देते हैं। प्लास्टिक बैग को आप कितनी देर तक यूज़ करते हैं? तो इसका ऑप्शंस हैं फिलहाल 12 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक। कि ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन है वो प्लास्टिक बैग को कितने मिनट्स या कितने डेज या कितने वीक्स यूज़ करके उसे फेंक देते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है। आंसर इज 12 मिनट्स। केवल 12 मिनट में ही जो ह्यूमन है वो उस प्लास्टिक बैग को यूज़ करके फेंक देता है। अकॉर्डिंग टू द 5 Hours इंस्टीट्यूट 12 मिनट्स इज़ द एवरेज वर्किंग लाइफ। केवल 12 मिनट ही है जिसे हम प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं और उसे फेंक देते हैं। पर मिनट ग्लोबली 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स को हम यूज़ करते हैं पर मिनट, और उसमें से केवल 1% को हम रिसाइकिल कर पाते हैं। तो और जो बाकी जो भी आप समझ लीजिए कि 99% जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो डंप किए जा रहे हैं ओशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। हाउ मच ऑफ इट इज फ्रेश वाटर। इसमें से फ्रेश वाटर कितना है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर 2.5%, 5%, 10% और 20%। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज 2.5%। जो अर्थ में जितना भी वाटर है उसमें से केवल 2.5% ही हमारा फ्रेश वाटर है, बाकी 97.5% हमारा सॉल्ट वाटर है। और जो 2.5% है उसमें से भी जो फ्रेश वाटर है उसका काफ़ी हिस्सा हमारा ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में स्टोर्ड है। तो फ्रेश वाटर काफ़ी कम है हमारे लिए, तो इसको हमें बहुत ही हिसाब से यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर देन हाफ ऑफ द ब्रीदेबल ऑक्सीजन इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम। आपको बताना है कि जो ब्रीदेबल ऑक्सीजन है
उसमें से ज़्यादातर हिस्सा, आधे से भी ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आता है? ऑप्शंस आर ओशंस, द फॉरेस्ट, द लेक्स और क्लाउड्स. Your time starts now. And the correct answer is the oceans. Oceans ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. कैसे प्रोड्यूस करते हैं हमने पहले भी देखा था. ओशंस में जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं. ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, या एल्गी बोल सकते हैं इनको, ग्रीन एल्गी. ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. तो ये मोर देन 50% ब्रीदेबल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है हमारे ओशन से. बट जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ओशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है. तो साइंटिस्ट का मानना है कि 6 डिग्री सेल्सियस अगर ओशन का टेम्परेचर 6 डिग्री राइज करता है, 6 डिग्री सेल्सियस राइज करता है, तो इनका जो इकोसिस्टम है फाइटोप्लैंक्टन्स का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि ग्लोबली ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से, यूज़ करने से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनके? दे कॉन्ट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन. They harm local communities. They contribute to human health problems. Or all of the above. The time starts now. And the correct answer is last, all of the above. मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने से या बर्न करने से हमें हमारे एनवायरमेंट भी डिग्रेड होता है, लोकल कम्युनिटीज़ को भी हार्म होता है, साथ ही ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है. आपको पता ही है, सभी को पता है कि फॉसिल फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो कुछ पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जिसे हम नॉक्स भी कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड. इसमें X 2 और 3 होता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. साथ ही साथ CO2 भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. ये जितनी भी गैसें हमने बताई हैं, ये वाटर के साथ मिक्स होके नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड भी बनाती हैं. ओके, इसको X ही रहने देते हैं. HNO3, HNO2 और साथ ही साथ H2SO4 भी बनाती है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और H2CO3 भी बनाती हैं, जिसे हम कार्बनिक एसिड भी बोलते हैं. तो इससे एसिडिफिकेशन होता है, जो बाद में एसिड रेन भी कराता है. साथ ही साथ ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है. जो हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकता है. ये लंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है. और एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि एनवायरनमेंट में आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं और डस्टी एनवायरनमेंट होता है. तो जहाँ भी ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ पे डस्टी एनवायरनमेंट हो रहा है. तो ये तीनों के लिए हार्मफुल हैं. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है? ऑप्शंस आर हाइड्रो पावर, विंड, नेचुरल गैस और सोलर. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. आई होप कि सभी का क्वेश्चन ये सही होगा. ऑप्शंस आर, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. द करेक्ट आंसर इज नेचुरल गैस. जी बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रो पावर जो है ये आपको पता है ये रिन्यूएबल है, क्योंकि हाइड्रो पावर हम जनरली बांध जो बनाते हैं जिसमें हम हाइट से वाटर को यूज़ करते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं वाटर की. वैसे ही विंड है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. सोलर, जो सौर ऊर्जा, जो हम सन से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं.
तो अब हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। आज पूरा वर्ल्ड एक तरफ कोशिश कर रहा है कि कैसे हम प्लास्टिक को कंट्रोल करें, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि एज ए इंडिविजुअल हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमको सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको रिफ्यूज़ करना है। हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिफ्यूज़ करना है, उसको रीयूज़ करना है अगर प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, और उसको रिड्यूस करना है। सबसे पहले तो आपको रिड्यूस करना है, आप उसका कंजम्पशन रिड्यूस करिए, बार बार उसको रीयूज़ करिए। ऐसी चीज़ लीजिए जो उसको आप रीयूज़ कर पाएँ, और अगर आप रीयूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं तो रिफ्यूज़ करिए। ओके, इससे आप प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप क्लॉथ का बैग यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का बैग यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, स्टील के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लास के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि प्लास्टिक की बॉटल्स की जगह पे हम स्टील के बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी हो सकता है कि हम प्लास्टिक की जगह पे कुछ और से कुछ काम चला सकते हैं। भले ही वो एक आध रुपये हमसे महंगा पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा चलेगा भी। तो इसको आप बिल्कुल अपने जीवन में लाइए, इस चीज़ को रिड्यूस करिए। प्लास्टिक पॉल्यूशन रिड्यूस करना है हमें, और रीयूज़ करना है। जो भी रीयूजेबल आइटम्स हैं उनको रीयूज़ करिए, उसको तुरंत एक बार यूज़ करके फेंकिए नहीं। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्लीज़ इसको रिफ्यूज़ करिए, प्लीज़ इसको रिफ्यूज़ करिए। अगर आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, तो जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम इसको यूज़ करिए। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू। और एक प्लेज लेना चाहिए हमें, जैसे कि इसमें बताया गया है कि प्लास्टिक की जगह पे हम अपना एक शॉपिंग बैग यूज़ करें, स्टील की बॉटल्स यूज़ करें। अगर आप कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो ग्लास के जार यूज़ करें, प्लास्टिक के जार्स ना यूज़ करके हम कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लास के कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके हम ये जो हमारी कटलरीज़ हैं उसको हम स्टील के यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रॉज़ को ज़्यादा कोशिश करें कि स्ट्रॉज़ का यूज़ ना किया जाए, और जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए। जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनको कम से कम यूज़ करें। तो आई होप और आई बिलीव कि आप ऐसा करते भी होंगे बहुत से लोग। तो प्लीज़ इसको और प्रैक्टिस में लाइए, लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हमें ऐसी वीडियोज़ और लेके आएँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।